नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका इस हमारे खास चर्चा में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण राज्य के पश्चिमी इलाकों में मतदान होना है और इसके लिए सभी सियासी दल मतदाताओं को साधने की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा इसी कड़ी में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मतदाता संवाद कार्यक्रम मुरादनगर में हिस्सा लेंगे और यहां पर सीएम योगी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से वार्ता करेंगे और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और पार्टी की नीतियों को बताएंगे। वहीं एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी गाजियाबाद में मीडिया के साथ रूबरू होंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्य में 31 जनवरी तक कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनावी रैलियों में और सभाओं पर पाबंदी लगा रखी है। लिहाजा सियासी दल वर्चुअल रैली, जनसंपर्क और डोर टू डोर अभियान के जरिए जनता से मिल रहे हैं। इसके साथ ही सियासी दल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात पहुंचा रहे हैं। वहीं आज विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी गाजियाबाद में रहेंगे और जनता से संपर्क करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादनगर में मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और सीएम योगी का यह चौथा गाजियाबाद का दौरा होगा। इससे पहले वह साहिबाबाद और गाजियाबाद सदर विधानसभा में संवाद कार्यक्रम कर चुके हैं। सीएम योगी के कार्यक्रम के मुताबिक वह प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से बातचीत करेंगे और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों और पार्टी की नीतियों पर जानकारी देंगे। फिलहाल चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भी अपने तरीके से प्रचार में पीछे नहीं है। लिहाजा दोनों ही दलों के अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज गाजियाबाद में मीडिया से रूबरू होंगे और पार्टी की नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी संयुक्त रूप से जिले में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, जबकि इससे पहले 2 दिन दोनों नेता मेरठ में पत्रकारों से वार्ता कर चुके हैं और वहां पर भी जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर चुके हैं। तो आज पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से सियासी रणनीति साधेंगे सभी राजनीतिक दल और अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी मीडिया से रूबरू होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और आज एक बार फिर से पश्चिमी यूपी में इन सभी नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। दरअसल पश्चिमी यूपी का अगर जिक्र करें तो जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में जाटों के वोट को एक महत्वपूर्ण भूमिका मांगनी जाती है। जाट समुदाय को लेकर के पश्चिमी यूपी में कहा जाता है कि पॉलिटिकल पावर अगर है तो जाट समुदाय को लेकर के है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अब इस समुदाय को भी साधने में लगातार जुटे हुए हैं। सबसे बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है पश्चिमी यूपी में। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए सारे दलों की ओर से जोर आजमाइश भी चरम पर देखी जा रही है और यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पश्चिमी यूपी यानी जाटलैंड की सियासत को लेकर, जहां पहले ही चरण में वोटिंग होनी है। तो वैसे तो अगर जाटू समुदाय का जिक्र करें तो जाट समुदाय की आबादी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रभावी है, लेकिन खासकर यूपी के पश्चिमी जिलों में स्थिति बेहद मजबूत नजर आती है इनकी। और यूपी में जाट प्रभाव वाले जिले हैं मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बदायूं। भले ही पूरे यूपी में जाट समुदाय की आबादी 4 से 6% के बीच हो, लेकिन जाटलैंड की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पश्चिमी यूपी के कुल वोटों में करीब 17% हिस्सेदारी जाट समुदाय की होती है और इस इलाके की 120 विधानसभा सीटों और 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोट बैंक का असर देखने को मिलता है। ये वोट बैंक अपना एक खासा असर रखता है और इनमें से 30 विधानसभा सीटों पर तो जाट वोट बैंक निर्णायक स्थिति में होते हैं। संसदीय चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, जाट बिरादरी के वोट काफी हद तक सत्ता का रुख तय कर देते हैं और खेती के लिहाज से काफी उपजाऊ इस इलाके को किसान लैंड के साथ साथ जाट लैंड भी कहा जाता है। और यही वजह है कि किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है।
क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि किसानों का आंदोलन लंबे समय तक चला, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो नाराजगी देखने को मिली है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उस नाराजगी को भी अब दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और अन्य दल भी इस वोट बैंक को साधने में लगातार अपनी पूरी भूमिका बना रहे हैं, पूरी रणनीति तय कर रहे हैं। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा इस समय जो सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है वो पश्चिमी यूपी में ही देखने को मिल रही है। तो अगर इतिहास को टटोले तो जाट समुदाय का सबसे पहला राजनीतिक उभार 17वीं शताब्दी में देखने को मिला था, जब सैन्य राजशाही की स्थापना यूपी में मुरसन राजस्थान में, भरतपुर पंजाब में, पटियाला राज्यों की स्थापना के साथ हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में जाट लड़ाकों ने मथुरा में अपनी आवाज प्रभावी तरीके से बुलंद की थी। 18वीं शताब्दी में भरतपुर में उभरे जाट रियासत ने मुगल वंश के खिलाफ प्रतिरोध का मजबूत आधार पेश किया और देश की आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह ने जाट बिरादरी को सियासी मैप पर मजबूत जगह दिलाई। चौधरी चरण सिंह के करीबी कहते थे कि चौधरी साहब शुरू से आखिरी तक जाट ही जाट है, लेकिन चौधरी चरण सिंह की सियासत की कहानी इस दायरे से बहुत आगे तक थी। दरअसल 1957 के चुनाव में चौधरी चरण सिंह ने जातीय गणित के चक्कर में अपने गढ़ छपरौली से कुछ 100 वोटों के अंतर से हारते हारते बचे और ऐसे में सियासी समीकरणों को लेकर उन्होंने अनूठे प्रयोग किए। आजादी के आंदोलन के बाद चौधरी चरण सिंह ने पहले कांग्रेस की सियासत में जगह बनाई और फिर यूपी में मंत्री बने और फिर गैर कांग्रेसी सरकार बनाकर सीएम के पद तक पहुंचे। फिर 2 दशकों तक केंद्र की राजनीति कर जाट बिरादरी को पॉलिटिकल मैप पर मजबूत जगह दिलाई। तो दरअसल अगर जाट समुदाय का जिक्र करें और इस जाट लैंड का जिक्र करें तो इसका एक अपना इतिहास है। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए पश्चिमी यूपी में लगातार राजनीतिक दलों की सियासी गहमागहमी देखने को मिल रही है और ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो राजमाइश तो सभी दल कर रहे हैं, लेकिन आखिर इस क्षेत्र की जनता किसके साथ जाएगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नागेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आरबी उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल आनंद जी, सीधे आपके पास आएंगे। आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल। राहुल आनंद जी, जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में लगातार सियासी जो उठापटक जारी है, ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं और लगातार दौरे आपके केंद्रीय नेताओं के जिक्र करें या राज्य के नेताओं का जिक्र करें, लगातार इस समय जो सबसे ज्यादा गहमागहमी देखने को मिल रही है वो पश्चिमी यूपी में ही देखने को मिल रही है। किसानों को साधने की कोशिश लगातार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि इतनी आसानी से किसान मान पाएंगे? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जब भी चुनाव आता है किसी भी प्रदेश में या देश में, तो सारी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश करती हैं ताकि वो जनता को अपने की ओर आकर्षित कर सके, जिसमें हमारे किसान भाई भी सम्मिलित हैं। और किसी भी सरकार के लिए ये सुनिश्चित करना निश्चय ही जरूरी होता है कि आपके शासन में किसान किस प्रकार से हैं या उनको उनकी जो परेशानी थी वो दूर हुई या नहीं हुई, या फिर उनकी जो मांगे थी वो मांगों को कितने प्रभावी ढंग से लागू किया गया। तो ये सब सारी बातें वहां आती हैं। लेकिन अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें खास करके, तो जो पश्चिम का जो क्षेत्र है वो गन्ना मिठास से परिपूर्ण है। और उस गन्ना मिठास की अगर बात करें तो जो
एक चीज स्पष्ट रूप से समझना होगा कि जो शासन करते हैं, जो काम करते हैं, उनसे ही जनता को नाराजगी भी होती है। जो काम नहीं करते हैं उनसे जनता को कोई नाराजगी नहीं होती है। तो अगर कहीं कुछ नाराजगी भी है तो उसको दूर करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और यही नहीं, जो 86 लाख किसानों में 36,000 करोड़ रुपए का जो ऋण माफ किया गया वो यूपी में किया गया। जो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आ रही थी उस समय भी इस बात को कही थी। यही नहीं, गन्ना किसानों की अगर बात करें तो 1.44 लाख करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो 25% की जो प्रति क्विंटल पे जो वृद्धि की गई थी, जो मांग की गई थी, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो करने को किया बहुत कुछ है, कहने के भी बहुत कुछ है, लेकिन इसमें जो किसानों का जो मूड है वो कहीं ना कहीं उस सरकार के फेवर में ज्यादा रहता है जो उनकी बातों को सुनती है और लचक के साथ उनकी पास आती है। क्योंकि अगर किसी भी शासन में अगर प्रतिशोध होता है तो अगर उसको सुनने की क्षमता शासन के पास होती है तो निश्चय ही वो शासन प्रशासन के साथ और जनता के सहयोग से मिलकर उन सारी मसलों को हल कर सकती है। क्योंकि जनता ही एक ऐसी चीज होती है जिसके वजह से केंद्र में या राज्य में कोई भी पार्टी सत्ता पे काबिज होती है। तो निश्चय ही जहां तक हमारा आकलन है कि जो वादे, जो मैनिफेस्टो में, चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उसको परिपूर्ण किया है। और यही नहीं, आगे मैं अपने शब्दों और डाटा के माध्यम से आपको बहुत कुछ बताऊंगा कि हमने क्या किया है और क्यों भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है उत्तर प्रदेश के लिए। जी ठीक है। नागेंद्र सिंह जी, आप भी लगातार दौरे कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और गठबंधन आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कल भी प्रेस वार्ता की और आज भी एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, करने जा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो बता रही है कि तमाम सारी उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। और जिस तरीके से किसानों की खासतौर पर उन्होंने बात की कि गन्ना का भुगतान जिस तरीके से किया गया, मिलों को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया, तो ऐसे में आप किन बातों को, किन ठोस आधार पर आप बात करेंगे? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल मेरठ और मुजफ्फरनगर में थे, क्योंकि पहले आज वो हापुड़ और गाजियाबाद में रहेंगे। क्योंकि जिन क्षेत्रों में पहले चरण में चुनाव है तो निश्चित रूप से वहीं प्रचार प्रसार पार्टी का और प्रत्याशियों का और कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाना और अपने कार्यक्रम को अपने घोषणा पत्र के बिंदुओं से लोगों को रूबरू कराने का उद्देश्य है। और पूरी तरह से जो ये चीनी का कटोरा है, मिठास का क्षेत्र है, यहाँ किसान की गन्ने का पेमेंट किया है, तो इनको ये भी बताने चाहिए कि कितना पेमेंट अभी बाकी है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूँ। यहाँ 3 तरह की फैक्ट्रियाँ हैं हमारे यहाँ यूपी में। प्योर गवर्नमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, दूसरी कोऑपरेटिव फैक्ट्रियाँ हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं। तो अगर आप ये सज्जन कुछ आंकड़ा डिबेट में या इस डिबेट में भी रखना चाहें तो तीनों ही श्रेणी की जो फैक्ट्रियां हैं उनके पेमेंट की हालत बदतर है। और बहुत सारी फैक्ट्रियों का तो पेमेंट जो है गत पेराई सत्र, जो पिछला पेराई सत्र था, ये नहीं जो पिछला पेराई सत्र था, वहां पिछले पेराई सत्र का फरवरी तक का ही मात्र पेमेंट हो पाया है। तो जो जिस तरह से ये प्रचारित प्रसारित कर रहे थे, 2017 में इन्होंने कहा था हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, किसान चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष बनाएंगे, उससे हम उनकी फसलों का वाजिब मूल्य देंगे, या अगर कहीं खासतौर से गन्ने जैसी नकदी की फसल के भुगतान की दिक्कत है उसको हम उससे पेमेंट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर किसान वर्ग के लिए काम करा होता तो किसानों में इतना बड़ा असंतोष देखने को ना मिलता। तमाम बौद्धिक जगत के लोग भी, आर्थिक जगत के लोग भी या कृषि नीति के जानकार भी इस बात से सहमत हैं और आमजन या सार्वजनिक जीवन के लोग भी सहमत है कि इतना बड़ा किसान आंदोलन किसी भी सरकार के विरुद्ध अब तक इस देश के किसान आंदोलन के इतिहास में नहीं हुआ है। और जितनी असंवेदनशीलता यानी कि संवेदनहीन जो सरकार का रवैया रहा है, उससे 700 से ज्यादा किसान की शहादत हुई है। और सरकार मात्र बैकफुट पर जब आई है कि जब इनके सर पर चुनाव आ गया, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, खासतौर से इनको चुनाव देखा, तो किसान बहुत ज्यादा गुस्से में है सरकार के प्रति।
और हम बार बार अपील भी अपने कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं कि वो किसानों के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए और किसान आंदोलन जो है इनको सत्ता से साफ करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। और इन लोगों के खिलाफ जन आक्रोश है, हम समर्थन नहीं करते, हम किसी व्यक्ति के प्रति हिंसा का या हिंसक तरीके से विरोध का समर्थन नहीं करते, लेकिन जगह जगह प्रतिरोध, इन लोगों को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, इनके प्रत्याशियों को, इन लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी, जब ये कहते हैं कि इनकी एक समावेशी सोच है, सबका साथ सबका विकास है, तो इन्होंने जातिगत मतलब गुटों की पार्टियों में भी जातिगत गुटबंदी करके जो है अमुक जाति के लोगों को आज बुलाएंगे, अमुक जाति के लोगों को आज बुलाएंगे, अमुक धर्म के लोगों को आज बुलाएंगे, ये एक अच्छी परंपरा का द्योतक नहीं है। हमने जो समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, वो चौधरी चरण सिंह जी के विचार में एतबार करने वाले, उनके विचार को आगे बढ़ाने वाले, उनके सिद्धांतों पर हमारे दल है। और ये जो हमारा बार बार ये बरगला रहे हैं, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाह रहे हैं, ये गठबंधन स्थायी गठबंधन है और लंबे समय तक चलेगा। और उत्तर प्रदेश के पहले ही चरण में बड़ी बढ़त लेके दोनों ही युवा नेता आगे बढ़ेंगे और जो लोगों की सपने हैं, जो हम बात कह रहे हैं, उनको पूरा करेंगे। ठीक है। आरबी उपाध्याय जी कहते हैं, पश्चिमी यूपी के लिए एक कहावत है कि जिसके जाट उसके ठाठ, और पश्चिमी यूपी की सियासी उर्वरा कितनी मजबूत है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जाट समुदाय के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह, वो उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, उप प्रधानमंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री तक का सियासी सफ़र इन्होंने तय किया। और वो कहा करते थे ये बात भी कि जिसका उत्तर प्रदेश में कब्जा है वो पूरे भारत में राजनीति कर सकता है, वो पूरे भारत पर कब्जा कर सकता है राजनीति के तौर पर। तो ऐसे में अब ये जाट समुदाय किसकी तरफ झुकेगा, क्या लगता है आपको? देखिए योगेश जी, बिल्कुल सही बात थी। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, वे भारत की राजधानी है। लेकिन देखा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं, ये किसान है, किसान की बात सब करते हैं, लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी एक किसान कर्जदार है, किसान परेशान है। उसकी मूलभूत जो एक समस्या है कि उसे उपज का सही मूल्य नहीं मिलता। तो सरकारें क्या करती हैं? सिर्फ दिखावा करती है। देखिए, कोई भी फसल है, अगर कोई उधार देता है, गन्ना है, मिल खरीदेंगे उधार, चीनी उधार देते हैं। आप कहीं से किसान अगर खाद लेने जाएगा नगद पैसे देगा। दूसरी चीज है, किसान भी एक उपभोक्ता है। था क्या, महंगाई जिस रेतों में बढ़ी, उस रेतों में कृषि उपज के मूल्य नहीं बढ़ाए गए। अगर ज्यादा पैदा हो जाती है तो मार्केट में खरीदार नहीं मिलता, यानी उसके लागत का मूल्य भी नहीं मिलता। देखिए, कोई भी सरकार मैकेनिज्म, आलू 2 रुपए किलो मान लीजिए, किसान बेच रहा है, मार्केट में वही आलू 20 रुपए किलो मिल रहा है। कोई एक सिस्टम डेवलप नहीं किया किसी ने। जब इलेक्शन आता है तब किसान याद आता है, बात भूल जाते हैं। तो किसान एक वोट बैंक जरूर है, लेकिन पूंजीपतियों के पास पूंजी है, वो पैसे देते हैं, चाहे मिल मालिक है, दूसरे लोग हैं, पार्टियों को चंदा मिलता है, तो वो उनकी ओर खड़ी नजर आती हैं, उनके जो हित है उनको साधने की कोशिश करती हैं। किसान के हित पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। और देखिए, जाति के हिसाब से कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। पूरे प्रदेश में आपने बताया 6% के लगभग है, कुछ सीटों पर 18% है, जबकि दूसरी जाति के लोग भी इस परसेंटेज में है। उसने इतनी तरक्की क्यों नहीं मिलती है? क्यों? जाट वोकल है। चौधरी चरण सिंह जी की बात आई। देखिए, चौधरी चरण सिंह सर्वमान्य नेता थे, उनका डंका बजता था पूरे देश में, लेकिन उनकी विरासत को अजीत सिंह ने आगे नहीं बढ़ाया। वो जनता से उतना कनेक्ट नहीं कर पाए और वो सिमटते गए।
और सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं आपको नजर आते हैं, जबकि यही लोक दल पूरे उत्तर प्रदेश में हर सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था और मजबूती से दर्ज करा। बिल्कुल। तो कोई ना कोई कारण तो रहा। और दूसरा जो रहा, दंगों ने जो एक इक्वेशन था राष्ट्रीय लोक दल का, चौधरी चरण सिंह जी ने बनाया था, जाट और मुस्लिम का, वो कॉम्बिनेशन टूट गया। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए, जाट और मुस्लिम। अब जाट चला गया बीजेपी के साथ, मुस्लिम दूसरी पार्टियों के साथ बट गया, तो अस्तित्व का संकट आ गया राष्ट्रीय लोक दल का। और आपने देखा सीटों की संख्या 1 रहेगी। बहुत चिंता का विषय था। किसान आंदोलन ने इसको ऑक्सीजन दी और कोशिश हुई कि जाट और मुस्लिम को फिर साथ लाया जाए। अब ये इंसान की घड़ी है, कितना पास आए, कितना वैमनस्य खत्म हुआ, ये इलेक्शन के रिजल्ट बताएं। बिल्कुल। तो अभी भी अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही है, मुस्लिमों में भी चल रही है और जाट समुदाय में भी चल रही है। जाट समुदाय अभी एक पंचायत भी हुई, माननीय गृह मंत्री ने उनके साथ मुलाकात, तो कहीं ना कहीं चल रहा है अंदर खाने। बिल्कुल। अभी इसके परिणाम क्या होंगे, ये तो 10 तारीख की वोटिंग के बाद जब गिनती होगी तभी क्लियर हो तब पाएगा। पता चल पाएगा 10 तारीख को। 10 लेकिन मार्च को। सब कुछ जैसा सामान्य नहीं है जैसा कि मीडिया दिखा रहा है। आप ग्राउंड पे चले जाइए, बेमने से साफ नजर आता है। मुस्लिमों में भी कहीं ना कहीं एक आशंका है और जाट समुदाय में भी एक आशंका है, और उसी आशंका का फायदा उठाने के लिए दोनों दल, बीजेपी भी उसमें सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश कर रही है, और उधर एसपी और आरएलडी दोनों इस कोशिश में है। आरएलडी और एसपी चाहते हैं कि जो गठजोड़ है मुस्लिम और जाट का वो मजबूत रहे, वही बीजेपी धर्म के नाम पर उसको अलग करके जाटों को अपने साथ लाना चाहती है। दोनों तरफ से कोशिशें जारी है। बिल्कुल। लेकिन अभी ये कह देना कि सब कुछ सामान्य है या एक वर्ग विशेष उसको वोट करेगा, ये जल्दबाजी होगी। बिल्कुल ठीक बात आपने कहा। जिस तरीके से जाट समुदाय को लेकर के जिक्र किया कि मुस्लिम और जाट में मतभेद देखने को मिला, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हुए नजर आए हैं। ये कांड, मुजफ्फरनगर कांड के बाद से ये स्थिति ऐसी पैदा हुई पश्चिमी यूपी में। 2013 में जब ये कांड हुआ, उसके बाद ये स्थिति पैदा हो गई कि मुस्लिम जिस पार्टी के साथ गया उसके साथ जाट नहीं गया, और जाट जिसके साथ गया उसके साथ मुस्लिम नहीं गया। जाट एक तरफा, मुझे लगता है कि उसके बाद से ही बीजेपी की तरफ उसने रुख कर लिया था। लेकिन स्थितियां इस बार कुछ बदली हुई नजर आ रही हैं, और स्थितियां बदली, वजह ये है कि किसानों के आंदोलन ने, मुझे लगता है कि स्थितियों को बदला है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी आसानी से इस क्षेत्र में जाट समुदाय को अपने तरफ करना आसान रहता था, नजर आता था, किसानों को अपने पाले में लाना आसान नजर आता था, वो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि अब सभी राजनीतिक दल जो है एक बार फिर से पुरानी सियासी जमीन, जिस तरीके से जो वो यहाँ पर वोट बैंक, यहाँ पर किसी का कोई वर्चस्व नहीं है, कोई वोट बैंक किसी के साथ, किसी के खाते में फिक्स नहीं है कि उसी के साथ जाएगा। और अब वही एक बार फिर से रणनीति सभी राजनीतिक दल करने लगे हैं, और वजह यही है कि समाजवादी पार्टी भी आरएलडी का गठबंधन करके साथ में इस क्षेत्र में पूरी जोर और शोर से चुनावी प्रसार में लगी हुई है। राहुल आनंद जी, कठिन है डगर, क्योंकि किसानों के आंदोलन ने स्थितियों को बदल दिया है। जो चीजें पहले थी, मुजफ्फरनगर का जिक्र आप हमेशा करते रहे हैं, वोट बैंक हमेशा करता रहा, इस बात को स्वीकारने से बचा नहीं जा सकता है। लेकिन अब जो स्थितियां बनी है वो मुजफ्फरनगर दंगे के पहले जैसे एक बार फिर से आ रही हैं।
अब देखिए, मैं आपको अपनी बातों के माध्यम से एक चीज तो स्पष्ट करना चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले जो राजनीतिक विशेषज्ञ जो बातों को अपने रख रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चुनाव प्रचार कर रही है, तो मैं आपको इस चीज के लिए भरोसा दिलाता हूं कि अगर धर्म का काम हम करेंगे ना, तो निश्चय ही हम जीत जाएंगे और 300+ सीटें आएंगी। लेकिन यहाँ पर विकास को रखा गया है एजेंडा में। लोगों को ये लगता है, लोगों ने ये मान लिया था, जिस तरह पहले मान लिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, जिसका मिथ्या को 2014 में तोड़ दिया गया और सबने मिलकर, सारे धर्म के लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को चुना। और ये जो जाति फैक्टर, ये जो राष्ट्र फैक्टर है, ये इंप्लीमेंट होता है यूपी में समाजवादियों के द्वारा। कैसे होता है मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। अगर आप देखें, जो जिन्ना के जिन को बार बार बुलाने का प्रयास करते हैं, वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं लेकिन वो इस चीज को भूल जाते हैं, जो आपराधिक छवि वाले लोग हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा गंभीर आरोप लगे हैं, उन लोगों को टिकट देते हैं और देकर सत्ता में काबिज कराते हैं। और वो बात करेंगे न्याय दिलाने की, वो किस प्रकार से न्याय की बात करेंगे, ये मुझे बताइए। दूसरी बात, इनके जो मुखिया हैं, वो एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने उनसे जब सवाल पूछा तो उस पर वो भड़क गए और बोले कि आज के बाद मैं आपके यहाँ नहीं बैठूंगा। तो तीखे जो सवाल उठते हैं, तो इसके जवाब के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जिस प्रकार से आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात को कहते हैं कि जिसने शासन किया है उसके ऊपर प्रश्न भी होने चाहिए, लेकिन उसको सुलझाने का तरीका क्या होगा, इस पे कोई पार्टी मशवरा नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। दूसरी बात, नागेंद्र भाई साहब ने एक बात कही, जो उन्होंने सिर्फ बातें कही जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा, चारों तरफा घेरा। तो मैं आपको बताऊंगा कि मुख से बातों को कहने से, घेरने से बेहतर है कि आप हमारे सामने तथ्यों को रखें, क्योंकि सम्मानित जनता एएनबी चैनल के माध्यम से उन चीजों को देखती है। और जब सम्मानित जनता देखती है और मैं आपके सामने जब डाटा पेश करता हूं, तो निश्चय ही मैं ये बताता हूं कि हमने क्या किया है। ये जाकर गूगल के माध्यम से या फिर सरकार के जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसके माध्यम से कि उन्होंने किस क्षेत्र में क्या क्या किया है, ये चीजें स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात, इन्होंने बात की कि किसानों को इन्होंने असमर्थ किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एमएसपी की जो बात करते हैं, तो 2014 से 2021 तक की मैं बात कर रहा हूं कि एमएसपी के रेट को दुगुना किया गया है। हाँ, महंगाई भी बढ़ी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन एमएसपी के रेटों को भी इजाफा किया गया है जगह जगह पे। आप बात करते हैं किसानों को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि 476 लाख मैट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है। जो गन्ने की मिठास की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2.54 करोड़ किसानों को 37,521 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। किसानों को 4,72,000 करोड़ की फसल ऋण का भुगतान एमएसपी में दुगुने वृद्धि कर दिया गया है। तो जो कहने की बातें होती हैं और करने की बातें होती हैं, हम कामदार लोग हैं। हम उन क्या उत्तर प्रदेश की जनता 2014 के शासन में जाना चाहेगी? पहला सवाल तो ये उठता है। जो गुंडों का प्रदेश हुआ करता था उत्तर प्रदेश, जहां पे एक छत्र राज चलता था लोगों को, गुंडों का, उन लोगों को अगर किसी ने पहले कोई कहा करते थे, इन्हीं के पार्टी के मंत्री कहा करते थे कि यहाँ शासन मेरे माध्यम के हिसाब, मैं जो सोचता हूँ वो शासन नहीं होता है। तो आज वो कहाँ हैं? वो सलाखों के पीछे हैं। सारे लोग उनके घर के सलाखों के पीछे हैं। तो या मुख्तार अंसारी जी को देख लीजिए, ये सारे लोग जेल से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जब कानून का जब हथौड़ा चलता है, तो उन्होंने जो हथौड़ा चलाया है उससे ज्यादा तेज और जोरदार होता है। और योगी जी के जो काम का मैं बार बार कहता हूं, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश में बम बम बोल रहा है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद जो बातें हो रही हैं, वो उनके काम के माध्यम से हो रही हैं। हाँ, मैं ये भी कहता हूं कि किसान आंदोलन भी हुए उस क्षेत्र में, लेकिन समय के साथ, परिस्थिति के साथ हम लोग भी ढले और सरकार भी नतमस्तक होकर आकर किसानों की बातों को समझी। क्योंकि हमारे देश का जो वोट बैंक तय होता है वो जन भावनाओं के आधार पर तय किया जाता है। अगर किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी इन 65 वर्षों में, तो फिर ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये कर किसानों को। राहुल आनंद जी, दरअसल ठीक है, आपने कहा कि आप मुद्दों की बात करते हैं, आप विकास की बात करते हैं। जरा आप मुझे बताइए, कहाँ पर गए आपके नेता जो अभी दौरे चल रहे हैं पश्चिमी यूपी में, कहाँ पर उन्होंने शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की? एक बात जरूर करते हैं कि
अपराधी भ्रष्ट जो उत्तर प्रदेश की सरकारें पिछली थी उस को हम खत्म करेंगे, अपराधों को खत्म करेंगे। ना तो कहीं शिक्षा की बात हो रही, ना तो कहीं रोजगार की बात हो रही है। आप बताइए, आप ये नारा दे रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। अरे राम को आप लाए हैं क्या भाई? राम को लाने की किसी की मजाल है क्या? जिस तरीके से आप लोगों ने नारा दिया, आप कह रहे हैं धर्म की राजनीति हम नहीं करते, कैसे मान लें? आप पता है ये नारे का मतलब पता है? आप ये कह रहे हैं जिसने राम को लाया है हम उसको लाएंगे। अब मैं बोलता हूँ, जिसने राम को लाया है जनता उनको लाएगी, ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ। और ये हमने नारा दिया है। मैं बताता हूँ, मेरी बातों को सुनिएगा। चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों या अन्य पार्टी के लोग हैं या कांग्रेस हो, इन सब ने, और समाजवादी पार्टी इसलिए साथ नहीं देती है क्योंकि उन्होंने, अरे मैं कतई इस नारे से नहीं सहमत हूँ भाई। राम को आप लाएंगे क्या? राम को आप लाए हैं? राम आ जाए हैं क्या? नहीं, राम आ कैसे नहीं गए? राम आ गए आज अयोध्या नहीं, आपके पहले राम नहीं थे, मतलब आप नहीं लाए थे तो उसके पहले प्रभु राम नहीं थे? प्रभु राम थे, लेकिन उनको, अरे तो आप बताइए, राम मंदिर बनवाया जिसने, वो सीधे बताइए ना। हाँ, मैं कहता हूं कि आपने राम मंदिर के लिए पुरजोर लड़ाई की है, फ्रंट लाइन पे आप खड़े रहे राम मंदिर बनवाने के लिए, इसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं, इस लाइन से मैं कतई नहीं, मैं कतई नहीं समर्थन करता हूं कि जिसने राम को लाया है। आप ये कहिए कि जिसने भव्य मंदिर बनवाया है हम उसको लाएंगे, हम इससे समर्थन करते हैं। देखिए, आपकी जो ये सुझाव है, ये सुझाव निश्चय ही दे दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों ने राम का विरोध किया, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राम का ही तो विरोध किया, उन्होंने, हम उस बात को मानते हैं राहुल आनंद जी, हम कह रहे हैं, हमने उस बात को स्वीकारा। हम कह रहे हैं कि उसके लिए आप फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़े हैं, आप थे आगे, उसको स्वीकारा नहीं जा सकता है। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल आनंद जी यहाँ पर रुकिए, थोड़ा वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद जी, हेलो, चलिए नागेंद्र सिंह जी आपके पास आएंगे। अमेरिका के एक लेखक हैं और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का जिक्र किया। पॉल आर ब्रास उनका नाम है, लेखक हैं, 3 वॉल्यूम है उनके। जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है सर। हाँ, अमेरिकी लेखक हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें चौधरी चरण सिंह का उन्होंने जिक्र किया। पॉल आर ब्रास नाम है लेखक का। उन्होंने कहा कि दरअसल चौधरी चरण सिंह जी उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी राजनीतिक पारी आजादी के पहले से शुरू हुई और 1980 तक चली। और चौधरी चरण साहब दरअसल ग्रास लेवल से, रूट लेवल से, यानी जमीनी स्तर से पीएमओ तक की समझ की क्षमता रखते थे। और वो शहरी और औद्योगिक जो राजनीति की परिकल्पनाएं की जाती हैं उनसे परे, यानी उनसे बिल्कुल विपरीत दिशा में वो किसान, खेत, खलिहान की बात करते थे। और यही वजह थी कि उनकी जनता में इतनी पकड़ थी और वो जनता के इतने प्रिय थे, और तभी वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने और उसके बाद केंद्र में मंत्री बने, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तक का उन्होंने सफर किया। वजह यही थी। लेकिन वो आपके नेताओं में नजर नहीं आ रही है उनकी छाप। जिस तरीके से अभी आरबी उपाध्याय जी ने कहा कि उनकी विरासत को संजोने का जो काम करना चाहिए था वो हुआ नहीं है। क्या वास्तव में आपको अब यह लगता है कि जो चौधरी अजीत सिंह जी नहीं कर पाए वो अब जयंत चौधरी कर पाएंगे? और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब में भी एक चीज और जान लीजिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब में भी ये खूबी नजर नहीं आती है कहीं भी। बड़ा अच्छा जिक्र किया और बड़ा अच्छा रेफरेंस आपने दिया। जिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट का आपने जिक्र किया, उन्होंने 3 वॉल्यूम में चौधरी चरण सिंह जी के पूरे राजनीतिक जीवन का, उनके थॉट का, उनके विजन का बहुत निष्पक्षता से सभी पहलुओं से अध्ययन कर 3 वॉल्यूम लिखे हैं। और जो आपका प्रश्न है, हमारे दोनों दल
पश्चिम उत्तर प्रदेश पर हम चर्चा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, बिल्कुल, उनकी जो नीतियां हैं, उनका जो विजन है, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो उद्देश्य है, वो पूर्णतः चौधरी चरण सिंह के विचारों पर आधारित है। अब प्रश्न ये उठता है आपका, जो हम खास तौर से जब हम सरकार बनाने या सरकार गिराने या सत्ता आने या जाने की बात करते हैं, तो वहां सदन की सीटें गिनी जाती हैं। ठीक है, हमने 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता खोई है, लेकिन हम किसान को कभी हमने पीछे नहीं किया। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं, 2017 में भी हम उसी चोई साहब के और डॉक्टर लोहिया के विचारों पर चलने वाले दल होने के नाते ही हम 160 सीटों पर दूसरे नंबर पर थे। तो हम प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें सत्ता की जिम्मेदारी होती है, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। तो हम पूरा आपके इस नेशनल चैनल के माध्यम से विश्वास करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे वर्कर का, हमारे प्रत्याशियों का और हमारे समर्थकों का पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों ही आदरणीय नेता चौधरी चरण सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं और उसको धरातल पर उतारेंगे। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस देश में वो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य में विकल्प देंगे। ये पूरी तरह से हमारे ग्रास रूट के जो वर्कर हैं उसका भी मानना है। अब आप जिक्र कर रहे थे कि बीच के दौर में चौधरी अजीत सिंह जी का आपने जिक्र किया, या जयंत चौधरी जी का जिक्र किया, या अखिलेश यादव जी का जिक्र किया। जनता का मनोभाव जिस तरह से सांप्रदायिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बदलने में सफल रहे हैं, उसका नुकसान इस भाईचारे को, गंगा जमनी तहजीब को और सांप्रदायिक सद्भाव की जो भावना है, भाईचारे की जो भावना है, उस पर इन्होंने कुठाराघात किया है। अब लोग उसको समझ गए हैं। अभी जिक्र कर रहे थे राहुल आनंद जी की हमने किसानों के लिए ये किया वो किया। ये डाटा दें एक भी जिन्स का, एक भी फसल का, जिसका समर्थन मूल्य या बाजार मूल्य वो जो 14 में था वो 22 तक आते आते दुगना हो गया। इन्होंने दुगने की बात की थी, या इन्होंने ये की थी कि बाकी फसलों को भी इंक्लूड करेंगे और हम लागत का 1.5 गुना एमएसपी डिसाइड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और इसके बदले में जो उपभोग किसान करता है, चौधरी चरण सिंह जी का जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो कंपैरेटिवली हम यही पाते हैं कि उनका ये मानना था कि बाजार इस तरह का उपलब्ध कराया जाए जहां किसान को उसकी लागत, मुनाफा और मतलब लागत में उसकी मजदूरी भी जोड़े जाए। ये बड़ी विवंडना रही है कि हम लोगों को जो समाजवादी या लोकदल विचार के नेता रहे हैं, उनको केंद्र में सत्ता में बहुत कम समय में भागीदारी करने का मौका मिला है। तो आज बदलते परिवेश में हम पूरे भारत में नेतृत्व देने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो निर्धारण हो, जैसे जैसे लागत बढ़े वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़े और बाजार को इस तरह से जोड़ा जाए जहां उपभोक्ता को भी राहत मिले और किसान को भी वाजिब मतलब फसल मिले। लेकिन जो बड़ी घटना और एक साल आंदोलन चला जिसमें प्रचारित तो इन लोगों ने यही किया कि हम मंडियां बहुत सारी उपलब्ध करा देंगे, लेकिन उन मंडियों का स्वरूप क्या होगा? हम दर्शन हो हमारा वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो इन्होंने बड़े घरानों को मतलब बड़े घरानों को पर्दे के पीछे से कोरोना काल में कानून बनाकर कानून किसके अनुरूप बनाया जा रहा है। नहीं वो ठीक है, दरअसल हमने जिक्र इसलिए किया, अब आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं नगेन जी। हमने जिक्र इसलिए किया जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी के साथ आने का क्योंकि ये एक इतिहास है, उससे आप कंपेयर करिए। चरण साहब जी 2 दशक तक कांग्रेस के साथ जब उन्होंने राजनीति की, अपनी सियासी पारी खेली, तो लगभग 2 दशक तक ही उन्होंने गैर कांग्रेस के साथ सियासी पारी खेली और उन्हीं की सियासी ताकत की वजह से जब जनता परिवार सामने आया तो इतनी मजबूत इंदिरा जैसे नेता के होते हुए भी गैर कांग्रेसी की सरकार
बनवाने का काम किया चौधरी चरण साहब ने केंद्र में, और उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश का भी रुख करें, देखिए ये इत्तेफाक कहिए कुछ भी कहिए, तो उत्तर प्रदेश में भी राम मनोहर लोहिया जी के जब संपर्क में आए चरण साहब, और लोहिया साहब कहा करते थे कि पिछड़ा पावे 100 में 60, है ना। तो जब संपर्क में आए दोनों नेता, तो उत्तर प्रदेश की सियासत को भी उन्होंने बदल दिया। उत्तर प्रदेश में भी गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार बनाने में जो अहम भूमिका निभाई वो चरण साहब ने निभाई। तो हम ये कह रहे हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि वास्तव में उस दौरान भी दोनों परिवार, अगर कहें कि समाजवादी परिवार और जनता परिवार के जिस तरीके से तब था, लोकदल परिवार हो गया, और उसके बाद जो सियासत उस समय जो रचना बनी थी, क्या एक बार फिर से वही रचना बनती नजर आ रही है? लेकिन सवाल यहां पर यही उठता है कि क्या वास्तव में ये दोनों नेता, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, उसको एक बार दोहरा पाएंगे क्या? हम ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हमारा ये विश्वास है। जो 1967 या उससे पहले की कांग्रेस की स्थितियां थी, चौधरी साहब ने कांग्रेस छोड़ने के बाद में, और जितने भी डॉक्टर लोहिया 67 में चले गए, उसके बाद जितने भी समाजवादी लीडर थे, जो भी उनका रोपण था डॉक्टर लोहिया जी का, सबने चौधरी साहब के नेतृत्व को स्वीकार किया। और वही पूरा कुनबा, खास तौर से जैसे मुझे आपत्ति है तमाम मीडिया के लोगों को कि चौधरी साहब को एक जाति के नेता के रूप में विभिन्न मंचों से प्रचारित प्रसारित किया जाता है। तो एक राष्ट्रवादी सोच के एक बड़े चिंतक, एक शुद्ध भारतीय विचार के चिंतक होने वाले व्यक्ति को एक जाति तक सीमित करने का, इस बात का तो उन्होंने खुद जिक्र करते थे मंच से, चरण साहब खुद इस बात का जिक्र करते थे। ठाकुर जनार्दन साहब हैं, उनकी भी एक पुस्तक है, उन्होंने जो पुस्तक में उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने भी लिखा है कि दरअसल वो कहा करते थे कि उनके अंदर एक कसक है कि उन्होंने खास विशेष समुदाय में या जाति धर्म में उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि वो कहते थे कि हम मुस्लिम बनना चाहें तो बन सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं बन सकते, दलित नहीं बन सकते, ठाकुर नहीं बन सकते। ये तो वो अपने मंचों से कहा करते थे। ये ठाकुर जनार्दन साहब ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। नहीं, मैं वही तो बात कह रहा हूं ना। तो वो ये कहा करते थे कि वो एक किसानों के और पिछड़े वर्ग के, खास तौर से जो पिछड़े वर्ग में भी बड़ी राजनीतिक चेतना आई है, उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बड़ी भूमिका है। अगर आप मंडल आयोग की बात करें, तो जब वो होम मिनिस्टर थे, मंडल आयोग का जो गठन हुआ था जनता पार्टी की सरकार में, वो उनके विचार, उनके इनिशिएटिव से हुआ था। तो मैं ये कहता हूं, किसानों के साथ साथ जो पिछड़े वर्ग में जो राजनीतिक चेतना आई है, उसमें चौधरी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। और उन लोगों की जो सामाजिक न्याय उन लोगों को मिल पाया है, उसमें उनकी भूमिका है। लेकिन जो ये कमंडल की राजनीति आई है, उसने उसको चोट पहुंचाई है। और हम उन लोगों के बीच में हैं, उन लोगों को समझा रहे हैं, और उनका समर्थन हमें मिल रहा है कि जो हवाई बातें होती है वो धरातल पर नहीं उतरती, हम धरातल की बात करते हैं। तो चौधरी साहब का विचार, डॉक्टर लोहिया जी का विचार, गांधी, दोनों ही नेता गांधीवादी थे, गांधी से सीधे कोरिलेट थे, आप देखते हैं। और जो समाजवाद है हमारा, वो लोकतांत्रिक गांधीयन समाजवादी तो है। तो हम लोग ये पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में ही नहीं, देश में भी विकल्प देंगे, और इन दोनों नेताओं की बड़ी भूमिका होगी। ठीक है, वो तो आने वाला वक्त बता, वो बिल्कुल नागेंद्र जी, वो आने वाला वक्त बताएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किस ओर रुख करती है। आरबी उपाध्याय जी, वास्तव में सवाल यहाँ पर एक ये उठ करके आता है, उभर करके आता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ही जिक्र करें कि जयंत चौधरी के लिए ऑफर किया गया, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी कि कुछ न कुछ महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तभी अमित शाह जी ने संपर्क करने की कोशिश की है, साधने की कोशिश की थी कि एक सीट वाले को साधने की कोशिश पश्चिमी यूपी में। तो ऐसे में क्या वास्तव में ये लगता है क्या कि आने वाले समय में जयंत चौधरी का नाम, मतलब या इनके सियासी कैरियर की शुरुआत कहें तो इस विधानसभा चुनाव से शुरुआत हो सकती है क्या एक बड़े नेता के तौर पर?
देखिए, ये तो समय बताएगा योगेश जी, हम्म लेकिन एक फर्क समझना होगा, हम्म दर्शक भी समझ ले। हम्म चौधरी चरण सिंह बात करते थे किसान की बात करते थे, हम्म वो देश की बात करते थे, वो राष्ट्र की बात करते थे। हम्म आज आरएलडी क्या बात करता है? हम्म गन्ने की बात करता है, जाट की बात करता हम्म है, यानी दायरा सिमट गया। हम्म आज अगर जयंत जी नेता माने जा रहे हैं हम्म तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के नेता हम्म या फिर जाटों के नेता माने जा रहे हैं। हम्म अब वो सब के नेता नहीं है, हम्म क्यों? गन्ना ही पैदा नहीं होता है उत्तर प्रदेश में, आलू भी पैदा होता है उत्तर प्रदेश में, भी गेहूं भी पैदा होता है, मक्का भी पैदा होता है, धान भी पैदा होता है, लेकिन वो राजनीति के केंद्र बिंदु में नहीं रहता। राजनीति के केंद्र बिंदु में रहता है गन्ना और जाट। आपने बताया 6% है, 94% और भी आबादी है। अगर मान लीजिए गन्ना 2-4 जिलों में पैदा होता है तो बाकी जिलों में आलू भी, टमाटर भी या दूसरी फसलें भी पैदा होती है। उन फसलों के साथ भी न्याय होना चाहिए, उसकी मांग क्यों नहीं होती है? भाई वो भी तो किसान है जो गेहूं पैदा कर रहा है, वो भी तो किसान है जो आलू पैदा कर रहा है, उसकी भी तो अपनी समस्याएं हैं। तो ये सिकुड़ता चला गया दायरा, और सिकुड़ते सिकुड़ते यहां तक आ गया, 1 सीट तक पहुंच गया होगा। उसके पीछे में फिर यही कहूंगा, एक ही रीजन था, चौधरी चरण सिंह की सोच में और आज की राष्ट्रीय लोक दल की सोच में, कि वो बात करते थे तो बड़े परिदृश्य में बात करते थे। आज जो पहचान रह गई है वो छोटे परिदृश्य में रह गई है। तो वो पहचान बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये समय बताएगा। और पहचान जब ही बनेगी जब आप किसान की बात करें, सिर्फ गन्ना और जाट की बात नहीं करेंगे। जब तक आप गन्ना जाट की बात करते रहेंगे तो आप संकुचित दायरे में रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र कह रहे थे गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा, बहुत अच्छा नारा लगता है, कामना को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो दंगे क्या है? भाईचारे का प्रतिफल, गंगा जमुनी तहजीब का प्रतिफल, वो कश्मीरी पंडितों का पलायन क्या है? अगर गंगा जमुनी तहजीब है इस देश के अंदर, जो नारों में दिखती है, किताबों में दिखती है, यथार्थ के धरातल पर क्यों नहीं दिखती है? क्यों कश्मीरी पंडितों को मार के वहां से बाहर निकाल दिया जाता है, उन पर अत्याचार होता है? कहां चले जाता है ये नारा? कहां चला जाता है भाईचारा? कहां चली जाती है गंगा जमुनी तहजीब? और कहां चली जाती है सरकारें जो अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं दे पाती? कैराना से पलायन होता है, एक वर्ग विशेष की आबादी जहां बढ़ जाती है वहां हिंदुओं का जीना दूभर हो जाता है, रहना दूभर हो जाता है। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये हकीकत है। आप उसमें जीते रहिए कि भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, होगी। वो वही है जहां हिंदू बहुसंख्यक है, यानी 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक संप्रदाय विशेष का परिवार आराम से रह सकता है। लेकिन एक समुदाय विशेष अगर जहां बहुतायत में है, वहां 5 हिंदू परिवार भी आराम से नहीं रह सकते। बिल्कुल, मकान बेचना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ये भी यथार्थ है, क्यों भूल जाते हैं आपको? और आज भी हम 1 घंटे से बहस कर रहे हैं, मेन मुद्दे से बात गायब हो गई। किसी ने शिक्षा की बात नहीं की, किसी ने स्वास्थ्य की बात नहीं की, किसी को गन्ने की पड़ रही है, भी किसी को जाटों की पड़ रही है, तो कि कोई भगवान राम को लेकर भाग रहा है। मजाक हो रहा है, चुनाव नहीं मजाक है। मैं तो उसको मजाक ही कहूंगा कि न शिक्षा की बात है, न स्वास्थ्य की बात है, न रोजगार की बात है। अरे पेट्रोल डीजल को लेके पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाए। चर्चा तो छोड़िए, कहां पहुंच गए हैं? ये प्रचार प्रसार करने जाते हैं, वहां भी एक शब्द शिक्षा और रोजगार और एक शब्द नहीं बोलते हैं वहां पर भी। और वैसे कहते हमने विकास किया है। क्या विकास राम को जेब में रखने से होता है? मैं बार बार कहता हूं, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, और वो चाहता है कि उसकी बात हो। और कब होगी? अब इलेक्शन नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। जब उसे वोट लेने जा रहे हैं तब भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं।
और मैं बार बार कहता हूं कि देखिए फ्री का ये फंडा सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। हमारे मित्र कह रहे थे अभी राहुल आनंद जी कि हमने पैसा दिया है, डायरेक्ट खाते में पहुंचा है। क्यों कटोरा दे रहे हो किसी के हाथ में? किसान कटोरा नहीं चाहता, भीख नहीं मांगना चाहता, भीख नहीं लेना चाहता। वो चाहता है उसकी उपज का सही मूल्य दे दो उसे। मान लीजिए 200 रुपए एक सैलरी थी सरकारी कर्मचारी की, उसकी सैलरी 1 लाख हो गई, यानी उसका तो 200 गुना 100 गुना बढ़ गया। किसान को क्या मिला? उसकी जो उपज का मूल्य है वो 2, 3, 4 गुना बढ़ा। जबकि किसान भी उपभोक्ता है, वो डीजल खरीदता है, मार्केट रेट पे खरीदता है, तब जाके अपना पंप सेट चलाता है। समस्या यही आ जाती है उपाध्याय जी कि दरअसल ये लोग जो महापुरुष हैं उनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति तो करते हैं, उनकी मूर्तियों पर माल्यार्पण जाके करेंगे और उनका नाम का प्रयोग करेंगे, लेकिन उनके पद चिन्हों पे चलने का काम कोई नहीं करेगा। सभी दलों के लिए हम कह रहे हैं, केवल समाजवादी पार्टी के लिए नहीं कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सारे दलों के लिए हम कह रहे हैं। सारे दल बिल्कुल खाएगी विरासत को। हाँ, अब जनता चाहती है, हाँ, उनके सपनों को साकार करिए, उनकी नीतियों को लागू करिए। अरे वो सोच तो लाइए। मैं तो कह रहा हूँ, देख रहे होंगे शायद हमारे मित्र भी बताएं जाके आरएलडी को कि वो सोच डेवलप करें, चौधरी चरण सिंह की सोच को धरातल पर लाएं। बिल्कुल कहते हैं। अरे उनका एक किस्सा मुझे याद आता है और उस पर कहा भी जाता है कि कहते हैं कि सियासत की धारा को समाज की नब्ज पकड़कर बदली जा सकती है और इसके लिए नेताओं को जमीन पर उतरना पड़ेगा समाज की नब्ज को पकड़ने के लिए, और नेताओं को जमीन पर उतरने के साथ ही तो करनी पड़ेगी। आम जन मानस की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। एक किस्सा है चौधरी चरण साहब का कि 1989 में जब वो प्रधानमंत्री थे तो वो किसान का रूप धारण करके, यानी एक सिंपल धोती और कुर्ता पहन करके वो पहुंच गए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। थाने में पहुंच गए। थाने में वहां पर उन्होंने बैल की चोरी की एफआईआर लिखवाने की कोशिश की तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। सोचिए, प्रधानमंत्री। और जब नहीं लिखी गई वहां पर तमाम सारी नानुकुर किए गए, फिर जो थाना अध्यक्ष था उसके द्वारा भी उनकी उपेक्षा की गई, उसके बाद सिपाही की तरफ से पैसे की कुछ मांग की गई। और जब ये पता चला बाद में कि अरे भैया थाने में तो प्रधानमंत्री का सीधे अवतरण हो गया है, उन्होंने जेब से मोहर निकाली। हाँ, उन्होंने जेब से मोहर निकाली और लगाया, जब पता लगा उसको कितना बड़ा किस्सा है। कितने दिन सीखना चाहिए इससे, बताइए कोई नेता जिसके नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो परिवार है, चाहे वो अजीत सिंह जी रहे, चाहे जयंत जी रहे, वो गए कहीं? वो रूबरू हुए समस्याओं से? कहीं नहीं। अगर इतना ही सब कुछ था, वो ताना माना, तो वो दंगा क्यों हुआ? बिल्कुल। अरे वही चीज हम कह रहे हैं कि कितना ये प्रेरित करता है ये किस्सा कि भाई उसके बाद तमाम सारी सरकारें आई, आप निकल जाइए रात को, आप औचक नहीं। अरे अखिलेश यादव तो युवा थे भाई, हम तो कह रहे हैं अखिलेश यादव को निकल जाना चाहिए था रात को गश्त पे अकेले, बिना किसी सुरक्षा के। सुरक्षा कर्मी भी लेते, हम कह रहे हैं 2-4 सुरक्षा कर्मी भी ले लेते, उनको सिविल ड्रेस में करते, 2-4 गाड़ियां। आप औचक निरीक्षण करिए, आप देखिए तो जमीनी हालात क्या है कि कहां पर क्या हो रहा है, कहां से पैसे की लूट घसोट हो रही है। आम जनमानस क्या वास्तव में सुख है, सुखी है, खुश है? वो ये कोशिश तो करिए। बाबा जी को भी निकल जाना चाहिए भाई, तमाम सारे मठ के बाबा हैं, कौन क्या जानेगा कौन सा आदि बाबा है। आप निकल जाइए, तरीके होते हैं। देखिए, आप सत्ता पर काबिज होने के लिए भले ही लाख जतन कर लीजिए, लेकिन जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जब आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो तमाम तरीके निकल आएंगे, लाख जतन निकल आएंगे। इसके लिए देखिए, राजा भी पहले जाता था जनता के बीच में, वो जनता की समस्याओं से रूबरू होता था, बिल्कुल, और उनका निराकरण करता था। आज कोरे वायदे रह गए हैं, कोई समस्या का निराकरण नहीं करना चाहता, बना के रखना चाहता है, उसके नाम पर वोट मांगना चाहता है। चौधरी चरण सिंह के नाम पर वोट तो चाहिए, लेकिन उनकी सोच से कोई मतलब नहीं। रौला नहीं कम होना चाहिए, बिना 20 गाड़ी के काफिले के नहीं चलेंगे साहब, बस नाम से ही वोट मिल जाना चाहिए। तो नाम से नहीं है, काम आपको करना पड़ेगा। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जाने थे वो नहीं किए। और योगेश आपने ठीक कहा कि कोई भी नेता
आज नहीं निकलना चाहता, जनता की समस्याएं नहीं सुनना चाहता। और बड़ी विडंबना है कि जब आप मुख्यमंत्री रहते हैं तब आपके पास जान का खतरा रहता है, माल का, और जैसे ही आप मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, आम आदमी हो जाते हैं, तब आपकी सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं होता। तब वही जनता होती है, उसी के बीच में आप जाते हैं, तब जनता से डर क्यों नहीं लगता? तब नहीं लगता, हाँ, चुनाव के दौरान इनको नहीं लगता तब है, डर नहीं लगता है। आज आप पहुंच जाएंगे जनता के बीच में। अब देखिए गृह मंत्री साहब जैसे को आप देखिए, मंत्री बन जाएंगे। वही मैं कह रहा हूं, गृह मंत्री साहब को देखिए, अरे हम कतई किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, कोई भी गृह मंत्री होता, लेकिन वर्तमान का हम एक नजारा देख रहे हैं कि बताइए गलियों कूचों में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कभी चुनाव के अलग, कभी इतर चुनाव से, कभी किसी गली में गए क्या गृह मंत्री? कभी गए क्या? पूछे बंद क्या कर दी जाएगी क्या गली, समस्याएं हैं? गली बंद कर दी जाएगी, लोग बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि वहां से मंत्री जी निकलेंगे। चलिए, फिलहाल समय का अभाव है, बाकी इसमें चर्चा तो बहुत हो सकती है, बहुत लंबी, जिस तरीके से इन नेताओं की तरफ से जो अपने जो रौले को कम नहीं किया जाता है और जनता की समस्याएं जो होती हैं जस की तस बनी रहती हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, बाकी आप बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ।